हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ट्रांसफार्मर करता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और ये वर्क कैसे करता है। साथ में टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका सिंबल क्या है और कुछ इसकी मैथमेटिकल रिलेशंस, और साथ में इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर में एनर्जी किस किस तरह से लॉस होती है, यानी एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, और लास्ट में इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। ठीक है, ये कितना दक्ष है। ठीक, तो इसकी एफिशिएंसी फाइंड करेंगे सबसे लास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को हाई ऑल्टरनेट वोल्टेज में और हाई ऑल्टरनेटिव वोल्टेज को लो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज में चेंज कर सकती है। यानी हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में या लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में ये चेंज कर सकता है। ठीक है, यानी वोल्टेज का ट्रांसफ़र करना, ट्रांसफ़र करना किसका, वोल्टेज का, हाई से लो में या लो से हाई में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं अगर वन फेज ट्रांसफार्मर है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वन फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल होंगी। जब प्राइमरी कोइल में करंट कैरी होगा, एसी करंट कैरी होगा, तो सेकेंडरी कोइल में भी कुछ करंट का इंडक्शन होगा। तो इस तरह से जो सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज मिलेगा या तो प्राइमरी से ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा। अगर ज़्यादा मिलेगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा और कम मिलेगा तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। इसका मतलब ये हुआ जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में करता है, और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो लो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, एसी वोल्टेज को। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। ये प्राइमरी कोइल है और ये सेकेंडरी कोइल, बीच में कुछ आयरन प्लेट्स हैं, सॉफ्ट आयरन प्लेट्स, ये सिंबल हो गया। जब प्राइमरी कोइल में करंट पास होता है, एसी वोल्टेज पास होता है, तो फ्लक्स पास होकर सेकेंडरी में जाता है और सेकेंडरी कोइल में क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सिंबल हो गया। कुछ मैथमेटिकल रिलेशन के स्टेप अप और स्टेप डाउन है ना, ये स्टेप अप भी कर सकता है, यानी वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकता है और वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकता है। तो कैसे करता है, थोड़ा मैथमेटिकल इसको हम समझ लें। क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ई होता है एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो सबसे पहले प्राइमरी कोइल के लिए लगाते हैं ई पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और सेकेंडरी कोइल के लिए हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो इन इक्वेशन से हम देख सकते हैं अगर एन पी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कोइल, तो ई पी ज़्यादा हो जाएगा ई एस से। तो प्राइमरी कोइल का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, सेकेंडरी का कम हो गया, तो स्टेप डाउन हो गया। ये ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसका उल्टा कर दें, यदि एन पी लेस देन एन एस, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न, यानी ये जो टर्न है पहले सिंबल में देखेंगे, सेकेंडरी कोइल की नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ तो दोनों बराबर ही लगा रखे हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो जाएं तो ई एस ज़्यादा होगा और ई पी कम रह जाएगा, यानी सेकेंडरी कोइल यानी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी यानी आउटपुट जो कोइल है उसमें वोल्टेज, वो नंबर ऑफ कोइल ज़्यादा हैं तो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया इस कंडीशन में। तो इन दोनों इक्वेशन से ही एक रिलेशन भी आ जाती है, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। इस रेशो को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट आर। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर जो होता है ये वोल्टेज को अप या डाउन करता है, एसी वोल्टेज को, लेकिन पावर को ये छेड़ता नहीं है। जो इनपुट में पावर आएगी इसका काम है आउटपुट में उतनी ही पावर देना। ठीक है,
तो यदि कोई ट्रांसफार्मर जितनी इनपुट में पावर वो एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, अगर आउटपुट में उतनी ही पावर दे दे तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो जो मैथमेटिकली तो हमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर को बराबर ही रखना होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत से लॉसेस इस प्रोसेस में होते हैं जिसे हम लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो ट्रांसफार्मर में है वो क्या है, बराबर है। तो पी आई को लिख सकते हैं हम, पी इजिकल टू वी आई होता है, तो वी की जगह ई आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम पी पावर की जगह वी आई या यहाँ पर ई आई लिख सकते हैं, और ये प्राइम ई इंसिडेंट मतलब ये इनपुट में है, आई मीन्स इनपुट, तो इनपुट के लिए प्राइमरी ई पी आई पी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ई एस आई एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी, और देखो ई पी अपॉन ई एस क्या है, एन पी अपॉन एन एस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन पी अपॉन एन एस के भी बराबर होता है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट के कुछ रिलेशंस, ठीक। लेकिन ये कब, जब आइडियल कंडीशन हो, ट्रांसफार्मर आइडियल हो, यानी जो पावर इनपुट में आ रही है आउटपुट में भी इतनी ही पावर जाए निकल के। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पावर का कुछ लॉस हो। वोल्टेज तो स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी कम वोल्टेज ज़्यादा में चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज में चेंज कर सकता है। ये इसमें हम इस पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बात करें पावर लॉस की बात। पावर लॉस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वोल्टेज चाहे ऊपर नीचे हो जाएं, वो तो हमें अपने आवश्यकता के अनुसार हम करते हैं। जहाँ पर कम वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करके उसका वोल्टेज कम कर लेते हैं, और जहाँ हायर वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम अपने सुविधा अनुसार वोल्टेज ज़्यादा कर लेते हैं। तो फिलहाल हम इसमें वन फेज़ ट्रांसफार्मर को पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे घरों में लाइट आती है वो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर से आती है, लेकिन हमारे 12th लेवल पर जो सिलेबस है वो 1 फेज़ ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अगर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है तो उसमें फिर हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन इसके अंदर करने होते हैं। स्टार में भी 3 फेज़ इनपुट देते हैं और उसमें डेल्टा बीच में लगा होता है, या ठीक है, इस तरह से हम उसको दूसरे प्रकार से कनेक्ट कर, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे केवल वन फेज़ ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन की बात करें। ये इसका मैथमेटिकल हो गया जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन कोफिशिएंट आर को डिफाइन किया है, ठीक। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी कोइल के वोल्टेज और करंट के रेशो और नंबर ऑफ टर्न के रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, ठीक। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या लेते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लेते हैं और उस पर एक साइड इनपुट प्राइमरी टर्न कोइल का नंबर ऑफ टर्न लेते हैं और दूसरी तरफ सेकेंडरी नंबर ऑफ कोइल इसको रैप करते हैं इस पर, ठीक है। तो इसमें सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम प्राइमरी कोइल में इनपुट करंट को कनेक्ट करते हैं तो इसमें जब करंट इसमें कैरी होता है इस कोइल में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग इसमें से फ्लक्स निकलता है, ठीक है, और ये फ्लक्स पास होता हुआ सेकेंडरी कोइल में जाता है ऐसे, और ये दोबारा कर अपना लूप बना लेता है इस तरह से, ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन होती हैं। और हम चाहते हैं कि ये फ्लक्स जो है ये सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कोइल में को जाए, इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तो हमें ऐसा मीडियम चाहिए जिसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा मीडियम है सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और इस परमेबिलिटी मीडियम को फुल्ली सॉफ्ट आयरन से बनाने के लिए इसमें कुछ सॉफ्ट आयरन लेमिना जो बीच में से हॉल होता है, जिसमें एक ऐसी लेमिना से इसको भर देते हैं, फुल कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें अलग से बना रखा है, ये एक सॉफ्ट आयरन की प्लेट है लेमिना टाइप, और बीच में से इसमें एक हॉल है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्लेटों से ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये भरी रहती है, ठीक है। इससे क्या हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर की प्रेजेंस की वजह से
परमेबिलिटी, जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू है इसकी सबसे ज़्यादा होती है वो बढ़ जाती है, और जो मैग्नेटिक लाइन जो प्राइमरी कोयल से प्रोड्यूस हुई वो अपना एक लूप आसानी से पूरा कर लेती हैं, ठीक है। और जब ये मैग्नेटिक लाइंस सेकेंडरी कोयल में को एंट्री करती हैं तो इस सेकेंडरी कोयल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो भी ऑल्टरनेटिव अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि इनपुट पे हमने ऑल्टरनेटिव करंट अप्लाई किया है, ठीक। ऑल्टरनेटिव करंट अप्लाई किया है तो ये ऑल्टरनेटिव फ्लक्स चेंज होगा, और ऑल्टरनेटिव फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कोयल में भी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज ही इंड्यूस होंगे। तो इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली सॉफ्ट आयरन कोर के एक साइड इसमें हम प्राइमरी कोइल्स सेटअप करेंगे और दूसरी साइड सेकेंडरी कोइल, ठीक है। प्राइमरी कोइल पर इनपुट करंट जब अप्लाई करेंगे तो वो फ्लक्स डेवलप होगा, वो फ्लक्स सेकेंडरी कोइल में को पास होगा और यहाँ पर सेकेंडरी ऑल्टरनेटिव वोल्टेज डेवलप हो जाएंगे, जो जिसकी मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करती है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और यही नंबर ऑफ टर्न इस ट्रांसफार्मर को ये डिसाइड करती है कि ये स्टेप अप है या ये स्टेप डाउन है, ठीक है। तो ये है इसकी वर्किंग, यानी इनपुट में अगर हम कोई एसी वोल्टेज अप्लाई करें तो आउटपुट में को कुछ सेकेंडरी वोल्टेज हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर कुछ लॉसेस मिलते हैं, क्योंकि हमने अभी आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की थी, यानी इनपुट पावर और जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर हो जाएं, PI = P0। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत से लॉसेस होते हैं, एनर्जी के लॉस, तो उन एनर्जी के लॉसेस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉसेस में सबसे पहले लॉस पढ़ेंगे हम आयरन लॉस को। आयरन लॉस, कुछ लॉस है। सबसे पहला है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है, इसकी परमेबिलिटी भले ही ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फ्लक्स ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पास करता है अपने अंदर से, लेकिन कुछ फ्लक्स 100% फ्लक्स पास नहीं करता, कुछ फ्लक्स इसमें ये एडी करंट्स को इंड्यूस करता है ना। क्योंकि 100% मैग्नेटिक लाइन को पास नहीं करता ये, इसमें फ्लक्स की कुछ क्वांटिटी एडी करंट में इंड्यूस हो जाती है, यानी हमें एडी करंट नहीं चाहिए तो हमारा फ्लक्स तो उसमें लॉस हो गया। तो ये भी एक लॉस है, जिसे हम, ये लॉस किसकी वजह से हुआ? आयरन की वजह से, इसलिए हम इसको आयरन लॉस बोलते हैं। ये कांस्टेंट लॉस होता है, ये होना ही है इसमें, ठीक है। सेकंड पे पढ़ेंगे कॉपर लॉस, Cu लॉस। जब हम इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन के अंदर, तो जो हमारी कोइल होती हैं, एक्चुअली जो कोइल हमने बनाई है ये कॉपर की बनाई है, ठीक है। और कॉपर में हमने जो वायर रखे हैं, एक लिपीटे हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न में रैप किए हैं, कोर पर कई टर्न में लिपेटा गया ये वायर, ठीक है। और ये इंसुलेटेड वायर, इनको वार्निश करके हम इंसुलेटेड बनाते हैं इन वायर को, जिससे देखो कोइल जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, जैसे फिंगर हैं कोइल्स की फॉर्म में आपस में चिपकी हुई हैं। अगर ये कंडक्टिव कंडीशन में हो वायर तो फिर ये करंट घूमेगा नहीं, बल्कि स्ट्रेट चल जाएगा, तो फिर कोइल की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कोइल्स को इंसुलेट करते हैं वार्निश करके, यानी अगर ये चिपक भी जाएँ तो आपस में एक दूसरे के करंट को ये ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। करंट जैसा पहली लाइन में, पहली कोइल में इस तरह से रोटेट करेगा, दूसरी में अलग से रोटेट करेगा, तीसरी में इस तरह, चौथी में इस तरह, ठीक है। तो ये जो कोइल होती हैं इंसुलेटेड वायर होता है इसमें कॉपर का, ठीक है। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, कॉपर एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसलिए ये बहुत अच्छा कंडक्टर है। मैग्नेटिक लाइन को रिपेल करता है, इसलिए खुद में इसमें सेल्फ इंडक्शन के होने के चांस बहुत कम हैं, और हम यही चाहते हैं कि सेल्फ इंडक्शन कम हो इस कोइल में और म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो कॉपर में अपना थोड़ा बहुत रजिस्टेंस होता है, और रजिस्टेंस की वजह से बहुत सी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे ये भी एक लॉस है, ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हीट ज़्यादा बढ़ेगी, यानी आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस है, लेकिन ये जो कॉपर लॉस है ये लोड पर डिपेंड करता है। लोड जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये लॉस वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी जो होती है वो आउटपुट पावर क्या है और इनपुट पावर क्या है, इसका रेशो होता है। अगर आउटपुट और इनपुट आपस में बराबर हो जाए तो एफिशिएंसी 1 आ जाएगी,
या 100% एफिशिएंट होगा ये, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल एक लॉस और है फ्लक्स लीकेज, यानी जब फ्लक्स प्राइमरी कोयल से प्रोड्यूस होकर सेकेंडरी में जाता है तो कुछ फ्लक्स बॉडी से बाहर को निकल जाता है, लीकेज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लीकेज। और कुछ एनर्जी, क्योंकि इसमें कुछ साउंड वगैरह भी क्रिएट होती है, तो कुछ एनर्जी इस साउंड में भी इसमें लॉस हो जाता है कुछ एनर्जी का। अब ये लॉसेस तो हुए, लेकिन तो इन लॉसेस को रिमूव कैसे करें, इसके लिए भी हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं कि लॉसेस अगर पूरी इसमें हमारी फ्लक्स लॉस हो जाएगा फ्लक्स का, तो जो हमारे पावर प्लांट्स में पावर बन रही है वो पावर व्यर्थ ही चली जाएगी। सारी की सारी पावर हम लॉस में नहीं कर सकते ना कंज्यूम। तो हम चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस कम से कम हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स से एडी करंट बनता है तो ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर वो काम नहीं करती, तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा ना बढ़े और ये जो एडी करंट हैं ये रिमूव हो जाएं जल्द से जल्द। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑयल भर देते हैं, इसको बिजली का तेल बोलते हैं, पैराफिन ऑयल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑयल क्या काम करता है, जो एडी करंट्स होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जब एडी करंट्स के रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस आ जाए तो ये एडी करंट्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑयल क्या काम करता है, एडी करंट्स को रिमूव करता है, उनके आगे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। दूसरा, जब ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है तो उसको ये ठंडा करने का काम भी करता है। अब चूँकि जब ये ट्रांसफार्मर की बॉडी की एनर्जी अपने अंदर ले लेगा तो ये तेल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए एक और सिस्टम बनाते हैं, उन ट्रांसफार्मरों में बनाते हैं जो हाई लोड पर काम करते हैं। तो इसका कनेक्शन एक सिलेंडर से करते हैं जिसको हम एयर बोलते हैं। ठीक है, यानी वो कुछ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है ट्रांसफार्मर के बाहर, और एयर का काम करती है, यहाँ से एयर आती है और ये इसका कनेक्शन सीधे ऑयल से होता है, और ऑयल की जो हीट है वो यहाँ इसी रास्ते से वो बाहर निकल जाए। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टिविटी होकर ये ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, यानी ये ठंडा होता रहता है, साथ गर्म भी होता है, तो साथ के साथ वो एनर्जी इसमें से हीट इसमें से निकल के बाहर को एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हाई टेम्परेचर हीट कहाँ को ट्रांसफ़र होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। हमारा एटमॉस्फेयर अगर लो टेम्परेचर में है तो यहाँ पे जो जनरेट हीट हुई है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर की जो कोल्डनेस है, कूलनेस, वो इस ऑयल को कनेक्ट करेगी, तो इस वजह से ये ट्रांसफार्मर गर्म नहीं होता। ठीक है, तो ये पैराफिन ऑयल जो होता है, बिजली का तेल, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये इसके एडी करंट को रिमूव करता है और इसको ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर। इसमें हमने ट्रांसफार्मर के लगभग सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है, और हम आशा करते हैं कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।